हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। टोटल 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किस किस पे डिपेंड करती है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी depends on the amount या फिर particles या फिर मोल्स, हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट irrespective of its nature। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स, अमाउंट, इन सब पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस। ये 4 टाइप की हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम कौन से 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन 2 प्रॉपर्टीज के बारे में, इन 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आपको क्या समझ आ रहा है? हम कोई 2 चीज के बीच में, 2 चीज को लेकर रिलेट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। इससे हमें ये समझ आ रहा है। तो देखो, इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम बीकर्स ले लेते हैं या फिर चैम्बर बोल लो, चैम्बर ले लेंगे। यहां पे एक चैम्बर ले लिया, सेकंड हमने यहां पे ले लिया। अब देखो होगा क्या, फर्स्ट चैम्बर में हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट रख रहे हैं। क्लियर है? यहां पे इस वाले चैम्बर में हमने सिर्फ सॉल्यूट रखा और सॉल्यूट भी कैसा है? वॉलेटाइल सॉल्यूट है। इसमें सॉल्वेंट
सॉल्वेंट है और कैसा है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। अब सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे किसके वेपर्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर है। ये सारा कैसा वेपर होगा, प्योर वेपर, प्योर वेपर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P01 से सॉल्वेंट के लिए। अब हमने क्या किया, इसी सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर है, अभी हमने सिर्फ सॉल्वेंट लिया था, इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो पार्टिकल सरफेस पे किस किस के होंगे, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा, यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा। सॉल्यूट का क्यों नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, वो वॉलेटाइल है ही नहीं, तो उसका वेपर बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। बट जितना पहले वेपर बन रहा था हमारा जब वो सॉल्वेंट अकेला था, अब उतना वेपर नहीं बन सकता है सॉल्यूट के आ जाने की वजह से। इसमें क्या है, सॉल्यूट जो कि नॉन वॉलेटाइल है एंड सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल है। क्लियर है, पर यहां पे जो वेपर मिलेगा सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे किस नाम से हो जाएगा, सिर्फ P1 के नाम से हो जाएगा। अब देखो ये पूरा सॉल्यूशन का जो वेपर, ये पूरा जो सॉल्वेंट का वेपर है, क्या वो इक्वल नहीं है पूरे सॉल्यूशन के वेपर से, क्योंकि जितना पूरे सॉल्यूशन का वेपर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ना ही किसी अदर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P solution is equal to P1। ठीक है, वो सिर्फ किस पे, जो प्रेशर है, जो प्रेशर लगाएगा सॉल्वेंट के वेपर, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर है तो उसका ही वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, प्योर वेपर ऑफ सॉल्वेंट एंड दे अप्लाइड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ओके, क्लियर है इतना। P सोल्यूशन जो है वो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, जो प्योर प्रेशर लगाएगा सॉल्वेंट उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी किससे, सोल्यूशन की क्वांटिटी से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P01 इज ग्रेटर देन P सोल्यूशन। जो वेपर प्रेशर लगेगा प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के। क्लियर है, यहां से हम ये लाइन बोल सकते हैं, और ये बात हमें पता है P सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, P सोल्यूशन इज इक्वल टू P1, और P1 को हम कैसे लिख सकते हैं, P सोल्यूशन इज इक्वल टू P01 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। अब अगर हमें चेंज देखना हो, डिफरेंस देखना हो इन दोनों के बीच में कि कैसा डिफरेंस आया है, उन दोनों के प्रेशर में कैसा डिफरेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, कैसे चेंज आया है, जो प्योर था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद आया है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा P01 x1, यही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो
डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट वन, अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x1। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो आप सबको पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर और कितने भी होंगे वो सब बराबर होंगे 1 के, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है तो ये कैसे लिख देंगे इसको हम? देखो x ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो हमें ये चीज दे रखी है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, हमारा डेरिवेशन चल रहा है फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? देखो यहां साइड में लिखती हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही होगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1। अब यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी इतनी कम होती है कि हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? नेग्लेक्ट सॉल्यूट, ठीक है, हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। जब हम सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे सॉल्यूट की क्वांटिटी तब कम होगी, ऊपर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो ऊपर हमें मेंशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? यहां से हमारा बन चुका है फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जब हमने सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दिया है। क्लियर है? जब हमारा जो सॉल्यूट था वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट था उसके लिए ये फॉर्मूला है। बट अगर क्या हो, जो सॉल्यूट होगा वो कम क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको नेग्लेक्ट ना करें, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा हम वो देखेंगे। बट पहले इतना नोट डाउन करो, देखो यहाँ पे हमने नेग्लेक्ट किया है, राइट? यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इतना नोट डाउन करो पहले। ओके, हो चुका है इतना। अब देखो इसमें आप एक और चेंजेस भी कर सकते हो, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर लिखा हुआ है। चेंज इन प्रेशर को हमने और क्या लिखा है? अच्छा यहीं पे था, देखो चेंज इन प्रेशर को हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ये लिखा है। आप चाहे तो ये लिख देना, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे इसमें? लिख देते हैं डेल्टा पी की जगह हम लिख सकते हैं प्योर सॉल्वेंट माइनस ये क्या है? सोल्यूशन का, अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 into M1 अपॉन W1। क्लियर है इतना? अब देखो, अब जब हमारे पास सॉल्यूट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी जब ज्यादा होगी, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। अभी हमने सॉल्यूट को नेग्लेक्ट किया, इसका क्या मतलब है कि जो हमने सोल्यूशन लिया है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। फॉर कंसंट्रेटेड के लिए क्या लेंगे अब हम? फॉर concentrated solution
देखो कितना हम सेम लिख सकते हैं, वहीं से कंटिन्यू कर रही हूं, ठीक है। यहां से डेल पी अपॉन पी नॉट वन, डेल पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू N2 अपॉन, यहां पे हमने लिया था, ये था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। चेंज इन प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1, N1 प्लस N2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ओके, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, P नॉट वन अपॉन डेल P इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्लस N2 अपॉन N2। इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। यहां पे आया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्लस 1। अब ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो P नॉट 1 अपॉन डेल P माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट 1 माइनस, यहां पे देखो ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 को हम कैसे लिख सकते हैं, W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2, यही लिखेंगे। अब डेल P की क्या वैल्यू है, ये देखो डेल P की क्या वैल्यू है, P नॉट 1 माइनस P सोल्यूशन, P नॉट 1 माइनस P सोल्यूशन अपॉन डेल P इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। अब यहीं पे कर रही हूं मैं, देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस P नॉट 1 प्लस P सोल्यूशन अपॉन डेल P। यहाँ पे सारी चीज सेम है, W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारा, P सोल्यूशन अपॉन डेल P। आप चाहो तो डेल P की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, P सोल्यूशन अपॉन क्या है इसका, P नॉट 1 माइनस P सोल्यूशन इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। ये किसके लिए था, कंसंट्रेटेड के लिए था। हमने दोनों के लिए फॉर्मूला देखा, एक बार जब हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड था और एक बार जब हमारा सोल्यूशन डाइल्यूटेड था। नोट करो इसको फटाफट से, फिर इसके बाद हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे। करो, इसके बाद सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मान लो कि हम पानी अगर गर्म कर रहे हैं तो हम कब बोलेंगे कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, जब उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इक्वल हो जाता है 1 atm प्रेशर के, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, द टेम्परेचर at which the temperature at which the vapor pressure the temperature at which the vapor pressure of the vapor pressure of any liquid the vapor pressure of any liquid is
equal the vapor pressure of any liquid become equal to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 atm के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में उसको उस पॉइंट को बोलेंगे कि वो बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं. एलिवेशन का क्या मतलब होता है, वो बढ़ रहा है. अब देखो, मेरे पास अगर कोई एक लिक्विड है, ठीक है, वो वॉलेटाइल है, हम उसको हीट भी नहीं कर रहे हैं तो भी उसके वेपर हमें नजर आ रहे हैं. बट अगर उसी वॉलेटाइल सब्सटेंस में हमने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया जिसको टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो ही उसके वेपर फेज हमको दिखाई देंगे, तो ही उसका वेपर प्रेशर हमको दिखाई देगा. तो ऐसे सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा. फॉर सपोज देखो क्या होता है, अभी ये एक चैम्बर ले लिया हमने, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है. तो पार्टिकल्स पे क्या होंगे, ये सरफेस पे क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. अब जो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है वो कैसा है, वॉलेटाइल है, और जो सॉल्यूट लिया है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है. तो सॉल्वेंट को जब हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, मान लो कि कोई एक सॉल्वेंट है, मान लो वाटर है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर वो उसका वेपर प्रेशर कितने पे, 100 डिग्री पे वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो. लेकिन उसमें अगर हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूट का क्या होगा, वो नॉन वॉलेटाइल है, उसको हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर उसके वेपर हमें बनाने हैं तो. फॉर सपोज कि सॉल्यूट का जो टेम्परेचर है जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, हम मान लेते हैं 150 है, 150 सेंटीग्रेड है. तो अब देखो, जब हम किसी भी ऐसे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, एक सोल्यूशन बनेगा, तो अब इसका वेपर प्रेशर कितने टेम्परेचर पे इंक्रीज होगा, 100 पे तो नहीं होगा. उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है तो 100 से ज्यादा पे ही ये बॉयल होना स्टार्ट होगा. 100 पे ज्यादा से ही, मतलब 100 से अगर ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ही इसके वेपर प्रेशर हमें नजर आएंगे. तो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने से हमें ये पता चल रहा है कि जो सोल्यूशन है, ओवरऑल जो सोल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो चुका है. क्लियर है, ये समझ आया कि कैसे सॉल्यूट जो है ऐड करने पे सॉल्वेंट पूरे जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे इंक्रीज हुआ. कब होगा, जब हम सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल लेंगे. क्लियर है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट कैसा लिया है, नॉन वॉलेटाइल लिया है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, the vapor pressure of pure solvent is more when the vapor pressure of pure solvent is more, but when we add non-volatile solute, its वेपर प्रेशर डिक्रीज. ठीक है, और अगर हमें उसके वेपर प्रेशर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, ड्यू टू दिस, इसमें क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज सॉल्यूट. जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पूरे सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के ऐड करने से इंक्रीज हो जाएगा. इसका ग्राफ देखते हैं.
इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। सबसे पहले सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ये कितना है, वेपर प्रेशर 1 atm है। ठीक है, अगर इतना किसी का वेपर प्रेशर आ जाता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अगर हम नॉर्मल सिर्फ सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इंक्रीज होगा और यहाँ पे आके इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। कितने टेम्परेचर पे, ये है हमारा डेल्टा टी नॉट बी। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे ये प्योर है इसलिए मैंने डेल्टा टी नॉट बी से लिखा है। बट अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये है सॉल्वेंट। सोल्यूशन की बात करेंगे, बढ़ता गया, यहाँ से हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और यहाँ पे जाके इसका 1 atm आया है। अब देखो इस 1 atm पे कितना टेम्परेचर है, क्योंकि यहां से तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। ये प्योर वाला था जब इसमें हमने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, और ये कब है, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ बन गया सॉल्यूट का, और ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज देखें कि कैसे और कितना टेम्परेचर में चेंज आया है, तो हम क्या करेंगे, चेंज यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो चेंज आया है वही है चेंज। ठीक है, डेल्टा टी नॉट नहीं, डेल्टा टी बी यहाँ पे चेंज आया है हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी नॉट बी। यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का चेंज, कि जो ज्यादा है उसमें से हम कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना चेंज आया है। ओके, यहाँ पे डेल नहीं आएगा, वेट, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये तो टेम्परेचर था टी नॉट बी और टी बी, इसको भी एक मिनट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी, नहीं टी बी माइनस टी नॉट बी। ये चेंजेस हमें देखने के लिए मिला है। क्लियर है, ठीक है, जिसमें डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और टी बी क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, और टी नॉट बी क्या है, नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये हमारा हाँ सोल्यूशन हो जाएगा, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये है चेंज, और हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं इसको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी क्या है, यहां पे हम टीबी लिखेंगे, ये था टेम्परेचर एट टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये है सोल्यूशन, और टी नॉट बी है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है इतना। अब देखो हम ये शुरू से कहते हुए आ रहे थे कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट, इन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब जैसे ही हम मोलालिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा के बी इंटू एम। के बी क्या है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर
एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो मोलालिटी यहाँ पे क्या होता है, मोलालिटी हमारा यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं मोलालिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास, यही होगा। इसकी जगह पुट करने से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू गिवन मास, यानी कि हम मान लेते हैं W1, मॉलिक्यूलर मास M1 इंटू 1000 अपॉन W2, नहीं M2 आ जाएगा, यहाँ पे है गिवन, हाँ W2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर है इतना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला देखा था हमने, ये है एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, बाकी की जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है इतना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।